नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जो चयनित हुए हैं अंतिम रूप से कनिष्ठ सहायक परीक्षा में, और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर और आबकारी। उनके लिए ये हमारी परीक्षावाणी सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन कीजिए। काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, जो लिमिटेड है, जो पढ़ना है वही इसमें दिया गया है, फालतू कुछ नहीं है और कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। आप एक बार सीरीज़ ज्वाइन करके देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है परीक्षावाणी सीरीज़ नाम से, ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा। आज जो हमारा चैप्टर है वो है अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी कि एससी और एसटी। ठीक है, हम इसको आज ही ख़त्म कर देंगे, चैप्टर को, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है? हरिद्वार में है। और सबसे कम एससी कहाँ है? चंपावत में। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा एससी कहाँ हुए? हरिद्वार में, और सबसे कम चंपावत में। वहीं अगर प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम देखें, प्रतिशत की दृष्टि से मैं क्या तात्पर्य है मेरा, कि अगर एक जैसे क्षेत्र है, ये एक कप है, और मैं इसमें बोल दूँ कि इतने भाग में पानी है और इतना भाग खाली है। ठीक है, तो मैं अगर बोल दूँ 70% भाग पर पानी क्या है? पानी है, यानी कि ज़्यादातर प्रतिशत के हिसाब से क्या है? पानी है। और बचा हुआ सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से क्या है? खाली, जो उसका भाग है। तो इसी तरीके से जब हम जिलों की बात करते हैं, जिलों को लेते हैं, तो उसमें भी हम प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं कि पूरे जिले के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से एससी कहाँ है? बागेश्वर में है। वहीं अगर सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से एससी अगर हम देखें जनसंख्या में, तो वो देहरादून में है। समझ गए? अब जो हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या है, उसका 18.8% एससी होते हैं। यानी कि जो हमारे ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो पूरी जनसंख्या के उत्तराखंड के 18.8% हिस्सा है। और इनको अनुसूचित जाति कब घोषित किया गया? तो 1976 में। साक्षरता यानी कि लिटरेसी अगर हम इसकी बात करें, तो इनमें 74.4% है। पुरुषों में 84.3% है, वहीं महिलाओं में 64.1% है। ठीक है। रिजर्व सीट यानी कि आरक्षित सीट किसमें? लोकसभा में। देखो, एल एस से समझ जाइए आप, लोकसभा। शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही पढ़ा जाता है, ज़्यादा डिटेल में मत घुसिए। एल एस मतलब लोकसभा। तो अल्मोड़ा की जो सीट है वो इनके लिए आरक्षित है। और जो लोक नियोजन का अवसर होता है, यानी कि जो हमारी क्या बोलते हैं, ये हमारी परीक्षाएं होती हैं और इनमें चयन होता है, तो उसमें कितने परसेंट इनको आरक्षण मिलता है? तो वो 19% मिलता है। ठीक है। जनजातियों की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में 5 जनजाति हैं। कौन कौन सी हैं? उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, एक बार बता देता हूँ आपको। बोक्सा, थारू, जौनसारी, भोटिया और राजी। ठीक है, ये 5 जनजाति हैं। इनको मान्यता कब मिली? 1967 में। ठीक है। और किसकी सिफारिश पे मिली? लोकर समिति। याद रखिएगा, लोकर समिति इम्पोर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ? 1965 में। कब हुआ? 1965 में। ऐसे ही अगर हम एसटी की जनसंख्या की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। लेकिन सबसे कम एसटी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं। चंपावत जो रुद्रप्रयाग है, वहाँ पे सबसे क्या है? सबसे कम जनसंख्या है। तो उस तरीके से आप जनसंख्या से एसटी को याद रख सकते हैं। वहीं अगर चंपावत की बात करें, तो वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो आप उनसे एससी को याद कर सकते हैं, मतलब उससे एससी को याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें, तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है? वहीं उधम सिंह नगर में है। लेकिन सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ है? टिहरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साक्षरता यानी कि लिटरेसी, तो इनका जो साक्षरता दर है वो 73.9% है। पुरुषों में 83.8% है, वहीं महिलाओं में 62.5% है। अब इनके लिए कौन सी सीट रिजर्व है? तो जो विधानसभा की, देखिए लोकसभा की इनमें कोई सीट रिजर्व नहीं है। विधानसभा जो हमारी उत्तराखंड की है, इसमें नानकमत्ता और चक्राता। नानकमत्ता कहाँ है? उधम सिंह नगर, और चक्राता देहरादून में।
ये 2 विधानसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और इनको लोक नियोजन के अवसर में कितना परसेंट मतलब कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है, तो 4% मिलता है। कब से शुरू हुआ ये? जुलाई 2001 से। इनके लिए एक मतलब जो एक राठ मतलब इनमें एक जनजाति होती है राठ, उसके लिए राठ विकास प्राधिकरण बनाया गया है 2016 में। राठ बताएंगे आपको कौन होते हैं जब हम इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो राठी उनके लिए राठ विकास प्राधिकरण बनाया गया 2016 में। सर्वाधिक अगर आबादी की बात करें तो वो थारू की है और सबसे कम आबादी राज्य की है। कैसे आ सकते हैं? एक को याद कर लो, क्योंकि सबसे कम जो आबादी है, सबसे कम होने के बाद भी बेचारे राजी हैं, मतलब खुश हैं, तो वो कौन सी जनजाति है? राजी है, ठीक है। और सर्वाधिक थारू है। राजी और बोक्सा जो है वो आदिम जनजाति है, यानी कि जो आदि मानव वाली जनजातियाँ होती हैं, मतलब जो पूर्ण तरीके से कहाँ रहती है? जंगलों में निवास करती हैं, वो मॉडर्न लाइफस्टाइल को नहीं अपना पाई हैं अभी तक, तो वो आदिम जनजाति हैं। कौन कौन सी? राजी और बोक्सा। और उत्तराखंड की पहली जनजाति कौन सी है? राजी है, ठीक है, प्रथम जनजाति। बोक्सा कब की है? 1981 की। कुमाऊं और उत्तराखंड जमींदार उन्मूलन एक्ट 1960 में पास हुआ, ठीक है। 1956 में क्या हुआ? कोल्टा जांच समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बलदेव सिंह आर्य। ये भी जनजाति से रिलेटेड एक समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बलदेव सिंह आर्य। अब हम एक एक जनजाति को पकड़ेंगे और उनको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थारू की। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जनजाति है, आप इनको ऐसे लोड मत लीजिएगा, और मैं बोलूँगा कि इस चैप्टर को आप 2 बार मतलब आधे आधे पोर्शन में पढ़ें। लगभग 3 जनजाति अब पढ़ें और 2 जनजाति उसके बाद। एक साथ पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी सेम है इन जनजातियों में। कॉमन कॉमन नहीं कह सकते, लेकिन लगती एक जैसी हैं। तो मैं बोलूँगा कि शुरू में आप 3 याद करिए, उसके बाद 2 याद करिए, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप उस चीज़ में ना, कि कौन सी चीज़ क्या अलग है, ठीक है। बाकी तो आप होशियार हो ही। चलिए, थारू। तो ये राज्य और कुमाऊं की सबसे ज़्यादा आबादी वाली क्या है? जनजाति है। कहाँ कहाँ मिलती है? नानकमत्ता, किच्छा, सितारगंज और खटीमा में। 90% ये उधम सिंह नगर में ही मिलती है। कहाँ मिलती है? उधम सिंह नगर में। इनका जो व्यवसाय है वो क्या है? स्थायी कृषक और पशुपालक, ठीक है। पशुपालन वगैरह से ही और कृषि वगैरह से इनका जीवन यापन होता है। ये किरातवंशी हैं और खुद को महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं। इनका गोत्र कुरी है, जो सबसे मतलब कुरी है, और इसमें जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा जैसे गोत्र होता है, वो बड़वायक है। कौन सा है? बड़वायक। एक राणा गोत्र भी है, वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। इनमें एक विवाह की मतलब प्रथा थी, बदला विवाह, यानी कि जैसे यहाँ पर लड़के वाले हैं और यहाँ पर लड़की वाले हैं, तो लड़की अगर शादी करके इस घर में आती है, तो इस घर की भी कोई लड़की इस घर में जाएगी, मतलब किसी भी रूप से, जैसे कोई किसी की बहन हो या चाचा की या मामा की या ताऊ की, कोई मतलब एक लड़की इधर से इधर जा रही है तो दूसरी लड़की विवाह करके इधर से इधर आएगी। उसको बदला प्रथा बोलते थे। वह पहले प्रचलित थी, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल इनका चेंज हो गया है, तो अब ये चीज़ें नहीं रही हैं, ठीक है। तो बदला विवाह प्रथा किन में है? थारुओं में है। एक इनमें थी 3 टिकथी प्रथा, यानी कि उसमें भाई और बहन की शादी होती थी, उनको 3 टिकथी प्रथा बोलते हैं, ठीक है। और जो इनके बिचौलिया होते हैं, जो शादी करवाते हैं, उनको मजपतिया बोलते हैं। अब इनमें कुछ शब्दावली हैं, वो देखते हैं विवाह से रिलेटेड। देखो, जब विवाह तय होता है, यानी कि हमारा भाई, चलो ये लड़का एक लड़की है और इनका विवाह तुमने तय कर दिया, ठीक है, यानी कि अब इनका विवाह होना ही होना है, तो उसको बोलते हैं पक्की पौड़ी, ठीक है। और विवाह तय कब होता है? माघ या फुलेरा दूज में। आगे बढ़े। जब इनकी सगाई होती है, जब इनको रिंग सेरेमनी बोलते हैं जिसको, तो उसको अपना पराया बोलते हैं ये लोग, मतलब शब्दावली में अपना पराया बोलते हैं, यानी कि तुम मेरे और मैं आपका, तो अपना पराया बोलते हैं। और जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है, यानी कि इस तारीख को शादी है, तो उसको बात कट्टी बोलते हैं। बहुत इजी है,
चीज़ों को समझ के चलिए, बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। और स्थायी रूप से जब लड़के के घर लड़की चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, चाला। इनमें विधवा विवाह का प्रचलन भी है या फिर था, क्योंकि अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ मिलता है, अभी भी मिलता है। विधवा विवाह कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, चीज़ नहीं है, होना चाहिए। अगर लड़की जवान है या लड़का जवान है तो मतलब विधवा विवाह इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर एज ज़्यादा है तो वो मैटर करता है, कम एज में कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। और आजकल तो सच में कुछ मैटर नहीं करता है। ये सब चीज़ें पुरानी सोच वाले लोग थे जो पहले, वो इन चीज़ों को रोक के रखते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जब विधवा विवाह होता था इनमें, तो जो लड़की का पिता होता था वो सारे जो सगे संबंधी हैं उनको बुला के उनको भोज कराता था, ठीक है। लट भरवा भोज, तो उसको लट भरवा भोज बोलते हैं। यानी कि ऐसे पंगत में बिठा लेता था गोल गोल और उनको नीचे बैठा के खाना खिलाते थे। चलिए, महिलाओं द्वारा तलाक को क्या बोलते थे, उरारी। इनके वस्त्र देख लेते हैं, लंगोटी ये पहनते थे, मतलब पहनते हैं। और इनका भोजन क्या है, चावल मछली, और मदिरा को क्या बोलते हैं ये लोग, जाड़। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जाड़ एक भोटिया की उप जनजाति भी है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जाड़ मदिरा को कौन बोलते हैं, थारू लोग बोलते हैं, ठीक है। वन आखेट को क्या बोलते हैं, खावर। यानी कि जब वन आखेट बोले तो जब हम शिकार करते हैं जंगल में जाके, क्योंकि ये लोग जनजाति हैं तो जंगलों में ज़्यादातर रहती हैं, तो वन आखेट ओबियसली चीज़ें करते होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, खावर। और जो इनके यहाँ जो भी पूरा परिवार चलता है वो माता या जो उसमें स्त्री होती है, घर की बड़ी जो स्त्री होती है उनके अकॉर्डिंग चलता है, तो उसको मातृसत्ता बोलते हैं। माता और मतलब जो चेचक होता है वो बीमारी होती है, उसके लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। फसल की रक्षा के लिए जगमथिया देवी की पूजा करते हैं। शिकार की देवी कौन है होती है इसमें, बागेश्वरी देवी। प्रमुख त्योहार कौन सा होता है इनका, बजहर। दीपावली को क्या मनाते हैं, शोक पर्व। आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा कि दीपावली को शोक पर्व की तरह कौन मनाता है, थारू मनाते हैं, ठीक है। धान बुआई, जब मतलब गेहूं की फसल की बुआई होती है उस टाइम कौन सी पूजा होती है, तो हरिया पूजा होती है। और इनके इष्टगण देव कौन है, खड़का भूत या पछावन। नगरियाई देवी भी इनमें पूजी जाती है। अधिकारी पंचायत, इसमें सबसे ऊपर क्या होता था, चौधरी या महतो जिसको बोलते थे। उसके नीचे कौन आता था, बड़देर। उसके बाद भले मानस, और लास्ट में कौन आता था, चौकीदार। ठीक है, ये इनकी क्या थी, पंचायत की। जैसे अगर हम आज के टाइम पे देखें तो हमारे यहाँ पंचायत के 3 स्तर हैं ना, जिला पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत। तो उन्हीं में जैसे जिला अध्यक्ष होता है, उसके बाद क्षेत्र का जो अध्यक्ष होता है वो होता है, और उसके बाद जो हमारा जो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान होता है वो होता है। तो इसी तरीके से इनमें जो हमारी पंचायत थी पहले टाइम पे थारू की, उनमें इस तरीके से इनका लेवल था, ठीक है, ऊपर से नीचे। आगे बढ़ते हैं, तो ये होली में खिचड़ी नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य, खिचड़ी नृत्य। और होली को मतलब इसमें 2 तरीके की होली होती है, एक उजली शैली की होती है, उजली होली जिसको बोलते हैं, और एक होती है बैठ की होली, ठीक है। इसमें मतलब जो थारू होते हैं उनमें दिखनौरी प्रथा का भी प्रचलन है। नृत्य गीत कौन सा होता है इनका, झुमड़ा और लहचारी नृत्य। ओझा या तांत्रिक जो झाड़ फूक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, भरडा, ठीक है। तो ये था आपका थारू जनजाति। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जौनसारी जनजाति पे। तो जौनसारी जो है वो गढ़वाल की सबसे बड़ी और उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये कहाँ रहते हैं, चक्राता, कालसी, लाखा मंडल और त्योनी में। ये सब कहाँ है, देहरादून के एरिया में है। बीमारी के लिए ओझा विधि या ओझा विधि को अपनाते हैं, और जिस पर देवता आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब पूजा वगैरह होती है तो वो मतलब एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो उनमें देवता आते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, माली बोलते हैं। तांत्रिक विद्या दूर करने के लिए उल्टाव करते हैं, यानी कि अगर किसी ने किसी पे तांत्रिक विद्या कर दी है तो उसका क्या करता है, उल्टाव करता है, यानी कि वापस उसको वहीं भेजता है, तो उसको उल्टाव बोलते हैं। मतलब भेजता नहीं है, एक नाम है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, कि किसी ने किसी पे तंत्र मतलब तंत्र विद्या की और
उसको रोकने के लिए क्या किया गया, उल्टाओ कि जा जिसने किया है तेरे पे ही लग जाए उल्टा। ठीक है। शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए गणात प्रथा होती है इनमें। बाय था, ये झाड़ फूक विधि होती है। देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा अब भी होता है, होता होगा या नहीं भी होता होगा, ये सिर्फ एक बुक में है, मतलब जो परीक्षा वाणी बुक्स में दे रखा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप मतलब कुछ भी ऐसा मत समझिएगा, गलत वे में मत लीजिएगा इसको, ताकि मतलब इससे किसी की भी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास है। लेकिन ये बुक्स में दे रखा है, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो जौनसारी होते हैं खुद को क्या बताते हैं, पांडवों का वंशज, और ये मंगोल या डोम प्रजाति के मिश्रण के लोग हैं। इनमें तीन तरीके के जो इनकी प्रजाति होती है, जनजाति होती है, वो तीन तरीके से होती है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। ठीक है। क्या क्या, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। जो खसास होते हैं उनमें ब्राह्मण और राजपूत होते हैं, और इनमें सबसे निम्न वर्ग कौन सा होता है, तो कोल्टा होता है। कौन सा, कोल्टा। पितृसत्तात्मक इनका जो घर चलता है वो पितृसत्तात्मक प्रथा के ऊपर चलता है, यानी कि पिता की वहाँ पे चलती है। और इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन भी था, मतलब पहले था कि एक स्त्री का मतलब एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, एक स्त्री के एक से ज़्यादा पति हो सकते हैं, तो उसको बहुपति विवाह बोलते थे। इनमें विवाह की जो मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरीज होती है। एक होता है बाजदिया, यानी कि शान और शौकत वाला जो विवाह होता है वो होता है, इसमें बैंड बाजे बजते हैं हर तरीके से, मतलब संपूर्ण तरीके से जो विवाह होता है वो बाजदिया होता है। फिर आता है बेवा की, जो साधारण मतलब नॉर्मल तरीके से होता है। और लास्ट में आता है बोई दोदी की, ये सबसे निम्न तरीके से इनका विवाह होता है, कैटेगरीज होती है। ठीक है। इनमें जो अविवाहित लड़की होती है उसको ध्यानती बोलते हैं, और जब उसका विवाह हो जाता है तो उसको रियांती बोलते हैं। ठीक है, ध्यानती और रियांती। पुरुष के पैजामे को क्या बोलते हैं, झंगोली, और टोपी को डिगुआ। ठीक है। इनके ही वस्त्र जो है वो इम्पोर्टेंट है। पुरुष का पैजामा क्या होता है, झंगोली, और टोपी को क्या बोलते हैं, डिगुआ। जो इनके प्रमुख देवता हैं वो महासु देवता हैं, जो महाशिव के रूप भी हैं। वो उनका मंदिर कहाँ है, हनोल में है। और उनका त्यौहार क्या मनाया जाता है, जागड़ा मनाया जाता है। ठीक है। विश्व त्यौहार भी मनाते हैं, और जंगबाजी नृत्य भी करते हैं। कहाँ पे, चौली थाट से। ठीक है। दीपावली में ये बहला नृत्य करते हैं, और विजयदशमी यानी कि दशहरे पे, मतलब क्या बोलते हैं दशहरे को, पांचों बोलते हैं, और विजयदशमी को पायता बोलते हैं। दशहरे को पांचों और विजयदशमी को पायता। ठीक है। जन्माष्टमी को क्या बोलते हैं, अठोई। और जो नुणाई त्यौहार होता है इनका, वो भेड़ पालकों का होता है, यानी कि जो पशु चराते हैं, भेड़ चराते हैं, तो उनका एक त्यौहार होता है, उसको क्या बोलते हैं, नुणाई त्यौहार। संतान कल्याण के लिए एक जो मतलब प्रथा होती है वो भिरोली होती है इनमें। ठीक है। मरोज उत्सव भी मनाते हैं, और उनमें पकवान क्या बनता है, गीमा। क्या बनता है, गीमा। मोर्ण मेला, मोर्ण मेले के दो प्रकार हैं, पहला है मछमोण और दूसरा है जतरिया मोण। आप इनको याद रखिएगा, मछमोण और जतरिया मोण। ये हारुल नृत्य करते हैं, पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, और वारदा नाटी जो इनका लोक नृत्य है वो करते हैं। हारुल जो नृत्य करते हैं उसमें रमतुला वाद्य यंत्र, यानी कि रमतुला एक तरीके से का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको यूज़ करते हैं। मांगल, केतार छाया और विरासु जो इनके हैं लोकगीत हैं, यानी कि ये ऊपर वाले तो क्या हुए, इनके लोक नृत्य हुए, और नीचे वाले क्या हुए, लोक गीत हुए। आपको पता है जो हारुल है वो लोक गीत भी है और लोक नृत्य भी है। ठीक है। और उसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, रमतुला। पंचायत को ये लोग क्या बोलते हैं, खुमरी, और उसका मुखिया क्या होता है, ग्राम सयाना। खुमरी के ऊपर क्या होता है, खत खुमरी, इसका मुखिया क्या होता है, खत सयाना। ठीक है, क्या होता है, खत सयाना। राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह, मतलब अब इनमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इनमें जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसको कहा गया है, गुलाब सिंह को।
जौनसार के प्रथम कवि कौन थे? पंडित शिवराम थे। फादर ऑफ जौनसार कौन है? भाव सिंह चौहान। जौनसार के आधुनिक कवि कौन है? रतन सिंह जौनसारी। यानी कि देखो, पहले कवि कौन थे? पंडित शिवराम। और आधुनिक कवि कौन है? रतन सिंह जौनसारी। जौनसार संगीत के जनक कौन है? नंदलाल भारती जी। और एक इनमें समाज सेवी हैं, वो देविका चौहान और कृपाराम जोशी जी हैं। बात करते हैं वीर केसरी चंद की। आप सभी को पता है वीर केसरी चंद ने क्या किया था। ये जो हमारा इम्फाल युद्ध था उसमें भाग लिया था इन्होंने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? क्यावा गांव चकराता के। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का, मतलब जो आज़ाद हिंद फौज था उसमें भी भाग लिया। और 3 मई 1945 को इनको फांसी दे दी गई। इनकी इनकी जो मेला लगता है, इनके याद में जो मेला लगता है वो चौली थात में लगता है। 3 मई को ही लगता है वो, जिस दिन इनको फांसी हुई थी उस दिन। वीर केसरी जो रचना है वो किसकी है? पंडित शिवराम की। और पंडित शिवराम मैंने आपको क्या बताया कौन थे? जौनसार के पहले कवि थे। ठीक है, ये आपकी जौनसारी जो जनजाति थी वो ख़त्म हो गई। बहुत इजी है, आप इसको 2-3 बार रिपीट करोगे तो बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है। भोटिया। भोटिया की अगर हम बात करते हैं तो ये किरातवंशी हैं और अर्धघुमंतु जनजाति है। अर्धघुमंतु का मतलब क्या है कि साल के 6 महीने ऊपर हिमालय में रहते हैं और साल के 6 महीने नीचे आ जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो ऊपर जो हमारे ये वृद्ध हिमालय हैं तो वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है और वहाँ पे क्या आ जाती है? घास। तो ये घास जो हमारी भेड़ बकरी है उनको चराने के लिए ऊपर निवास रख करते हैं। फिर जब ठंड आ जाती है और वहाँ पे बर्फ़ की मोटी मोटी चादर बिछने लगती है तो ये लोग कहाँ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये खस राजपूत कहलाते हैं। और 1962 से पहले ये क्या करते थे? गम्या पद्धति के द्वारा तिब्बत से व्यापार करते थे। कहाँ से? नीति, माणा और दारमा दर्रे से। महान हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया है। इनका निवास कहाँ है? चमोली में। चमोली में इनको क्या बोलते हैं? मारछा और तोलछा। पिथौरागढ़ में शोका, जोहारी, चौदासी और दरमिया। और उत्तरकाशी में जाड़। देखिए जाड़ क्या था? थारुओं का एक पेय पदार्थ था या मदिरा जिसको बोलते हैं। और जाड़ एक उप जनजाति भी है भोटिया की। ठीक है, ये तिब्बत और मंगोल के मिश्रण वाले लोग हैं। ऋतु प्रवास जो वाली जनजाति हैं ये पशुपालक और ब्राह्मण जनजाति भी इनको बोलते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास को क्या बोलते हैं? ये मैथ। और शीतकालीन आवास को क्या बोलते हैं? मुनसा या मुंडा। ठीक है, मुनसा या गुंडा। शराब को ये क्या बोलते हैं? छंग बोलते हैं। और मुख्य पेय पदार्थ क्या है इनका? जिया। जिया एक चाय होती है जिसमें एक मक्खन डाला जाता है, नमक डाला जाता है, एक पेड़ की छाल डाली जाती है। तो एक नमकीन चाय बोल सकते हो आप उसको, एक जिया होती है। ठीक है, तो वो इनका मुख्य पेय पदार्थ है। इनमें विवाह प्रथा देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। दमोला और तत्सत। ठीक है, विवाह को ये लोग क्या बोलते हैं? दामी। और नृत्य कौन सा होता है? पौड़ा नृत्य। इसमें युद्ध नृत्य और रुमाल लेकर भी क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। सगाई को क्या बोलते हैं? थोची। पहले रंगभंग प्रथा इनमें प्रचलित थी। रंगभंग प्रथा क्या होता है कि गांव के बाहर कोई एक प्लेस होता था, उसमें रात को नाच गाना होता था। और जो गांव की युवक और युवतियां होती थी वो एक दूसरे को, जिसको जो पसंद आ जाए वो उसको लेके भाग जाता था। ठीक है, तो ये प्रथा पहले प्रचलित थी, अब नहीं है। सगे अब को कुछ लड़के बोलेंगे कि क्यों बंद की, अच्छी तो थी। तो ऐसा नहीं है, सोसाइटी के साथ चलना पड़ता है। जैसे हम नए नए लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते जाएंगे तो पुराने लाइफस्टाइल को भूलना पड़ता है, वो चीज़ सही भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सगे संबंधी को क्या बोलते हैं? स्वारा। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था इनकी देखते हैं अगर, तो भूमियाल देवता की पूजा करते हैं। सिद्धवा, विधवा और घंटाकर्ण देवताओं की जो पूजा होती है वो पशुओं की रक्षा के लिए होती है। फैला और घुरुमा जो देवता होते हैं उनकी पूजा कब होती है? विपत्ति के दौरान, जब इनमें कोई विपत्ति आती है। किरजी या कंडाली उत्सव मनाते हैं यही भोटिया लोग। और कब मनाते हैं? 12 वर्ष बाद। गवन संस्कार।
कवन संस्कार किस लिए होता है? आत्मा की शांति के लिए। भूमो संस्कार किस लिए होता है? नवजात बालक के लिए जो 3 महीने से बड़ा होता है। मतलब नवजात बालक के लिए कहने का मतलब ये है कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो 3 महीने से बड़ा है तो उसके लिए भूमो संस्कार होता है, और जो मतलब एडल्ट है उसकी आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार होता है। वाद्य यंत्र कौन सा यूज़ करते हैं? ये हुड़का। और इनके लोकगीत कौन से हैं? तुबेरा, बाज्यू और तिमली। बाज्य जो है वो वीर रस प्रधान है, और जो तिमली है वो सामाजिक विषय पर है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो इनको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। जाड़, मैंने बोला था ना आपको उप जनजाति है, तो जाड़ के बारे में पढ़ते हैं। ये खुद को जनक का वंशज बताते हैं और बौद्ध धर्मानुयायी है। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते हैं। भाषा इनकी क्या है? रोम्बा है। और ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? लामा। इनका जो त्योहार है वो लोसर और शुरगेन है। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में वीपीडीओ में। ठीक है, लोसर कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी को मनाया जाता है। इनका निवास स्थल क्या कहलाता है? जादुंग और नीलम घाटी जो है वहाँ पे इनका निवास स्थल है। चावल को ये भात या छाकू बोलते हैं। रोटी को पूली बोलते हैं। कोट, जो मतलब कोट होता है, उस परिधान को क्या बोलते हैं? रंगा बोलते हैं। ऊनी पैजामे को क्या बोलते हैं? गैजू या खगचसी। क्या बोलते हैं? गैजू या खगचसी। ऊन के जूते जो हैं उनको बांखे बोलते हैं। आभूषण को क्या बोलते हैं? सालीपूली। चांदी की माला को क्या बोलते हैं? बलडंग। और जो आभूषण स्त्रियों के लिए होता है उसको वीरावली या पतेली बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्दावली है इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आ जाते हैं क्योंकि बहुत बच्चे इनको छोड़ के जाते हैं। मंसाली क्या होता है? लाल मनके की माला होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम बुक्सा की ओर। बुक्सा जनजाति बहुत छोटी सी है, चलिए देखते हैं। ये उधम सिंह नगर और नैनीताल में निवास करती हैं ज़्यादातर, और जहाँ पे ये निवास करती हैं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बुक्साड़ बोलते हैं। इसका प्रयोग, जो बुक्साड़ शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो आईने अकबरी में किया गया। कहाँ किया गया? आईने अकबरी में किया गया, जो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी मेरे दोस्तों? अबुल फजल ने। सबसे पहले ये लोग चंपावत, जो उस टाइम का बनबसा था, उसमें निवास इन्होंने किया। किसके अनुसार? इलियट के अनुसार। इलियट एक लेखक थे, उनके अनुसार कहाँ पे निवास किया इन्होंने? चंपावत बनबसा में। ठीक है, देहरादून में मेहर बोक्सा रहते हैं और स्वयं को ये पंवार राजपूत बताते हैं। इनकी बोली भावरी, रचबहसी और कुमैया है, और पुत्री इनकी संपत्ति की अधिकारी होती है। जैसे आजकल वो बन रखा है ना हमारा कानून, कि अगर कोई भी संपत्ति है तो उसका आधा आधा बंटवारा होगा, लड़के में भी और लड़की में भी। तो इनमें ये प्रथा शुरू से ही है कि पुत्री जो है वो संपत्ति की अधिकारी होती है, और इनमें भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। धार्मिक अगर हम व्यवस्था की बात करें तो इसमें चामुंडा देवी काशीपुर में है, वो इनकी प्रमुख देवी है। साकरिया देवता बुक्साड़ में है, और ग्राम देवी खेड़ी, हुलका और ज्वालपा देवी की ये लोग पूजा करते हैं। और इनमें जादू टोने का प्रचलन है। अब इस चीज़ को लेके कुछ बच्चे कुछ का कुछ बोलेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ें बुक्स में पहले के लिए लिख रखी थी। अब देखिए, जैसे हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वो सब इतिहास ही तो है। हम ये थोड़ा ही कह रहे हैं कि अभी भी ऐसा है। तो ये सब कुछ चीज़ें इतिहास की भी होती है, जो पहले मतलब प्रचलन था, तो उसको लेके इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़िए, आगे बढ़िए और नौकरी लीजिए। ठीक है, तांत्रिक को क्या बोलते हैं लोग? भरारे। त्योहार चैती, होंगण, गोटरे और ढलिया। ठीक है, ये आपका बॉक्सा थोड़ा सा और रह गया। विरादरी पंचायत होती है इनमें। क्या होती है? विरादरी पंचायत। इसमें 5 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? तख्त, जिसके अंडर एक दरोगा, एक मुंसिफ और 2 सिपाही आते हैं। ये वंशानुगत होते थे, और इन वर्तमान में इनके लिए क्या बनाया गया है? बॉक्सा परिषद। ठीक है, गांव को ये मंजरा बोलते थे। अब आते हैं राजी। राजी जो है हमारे, आपको पता है कि सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। इनको बनरोत या जंगल के राजा भी बोला जाता है। ये काष्ठ कला में निपुण होते हैं, यानी कि लकड़ी के काम में बहुत निपुण होते हैं, और इनके आवाज़ को रौतियुड़ा बोला जाता है। बोली क्या है इनकी? मुंडा।
देखिए गुंडा जो था वो भोटियों का निवास स्थल था, ठीक है। और ये स्वयं को राजपूत मानते हैं। देखिए जो गुंडा क्या था, भोटियों का निवास स्थल था। और इनकी बोली क्या है, मुंडा। गुंडा और मुंडा में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो स्वयं को ये राजपूत मानते हैं। विवाह से पूर्व सांग जांगी पिंठा संस्कार प्रथा इनके लिए यहाँ प्रचलित थी, ठीक है। वधु मूल्य प्रथा भी इनके यहाँ प्रचलित थी। धार्मिक अगर हम व्यवस्था की बात करें तो इनमें बागनाथ देवता की पूजा होती है जो इनके लिए प्रमुख है। अन्य गणनाथ, मल्लनाथ, मल्लिकार्जुन और शुरमल देवता है। त्योहार इनके यहाँ कर्क और मकर संक्रांति मनाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, याद रख कर लेना। मूक या अदृश्य विनिमय पाया जाता है। यह मूक या अदृश्य विनिमय क्या होता था, जैसे यहाँ पे राजी जनजाति रहती है और इस एरिए में दूसरी राजी जनजाति रहती है, मतलब ये इनके वह है कबीले बोल सकते हो, या इनको जंगल में रहते हैं। तो जैसे इनको चाहिए, इन्होंने क्या बोया, चावल बोया, और इन्होंने क्या बोया, गेहूँ बोया। अब इनको क्या थी, गेहूं की आवश्यकता थी। तो ये रात को गए, किसी को बिना बताए चुपचाप वहाँ पे चावल रख दिए, और एक छोटी सी टोकरी या किसी भी चीज़ में थोड़े से गेहूं के दाने रख दिए, भाई ये बताने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए। अगले दिन जो ये वाली पार्टी थी, ये क्या रख देगी, चावल के बदले यहाँ गेहूं के बोरे रख देगी। और फिर ये जो जनजाति है, राजी जनजाति है, इधर से आएगी, बोरा लेगी और वापस चली जाएगी। यानी कि ना मिलना होता था, ना बात होती थी। इस तरीके से इनमें व्यापार होता था, ठीक है। ये व्यापार क्या, ये अपने सिर्फ जीवन यापन करने के लिए सब करते रहे, ठीक है। रिंग डांस को क्या बोलते थे, थड़िया नृत्य। यानी कि जो थड़िया नृत्य होता था वो एक गोले में लोग इकट्ठे हो जाते थे, गोला आकृति में बना लेते थे सब, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और फिर रिंग डांस करते थे, ठीक है। राजी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। राजी जनजाति के पहले विधायक कौन है, गगन सिंह रजवार, ठीक है, याद रखिएगा। और टब्बर राजी जनजाति से संबंधित है, मतलब टब्बर जो है वो राजी जनजाति से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों आपका जो एससी और एसटी वाला चैप्टर है, अनुसूचित जाति और जनजाति का चैप्टर है, वो ख़त्म होता है। और हमारी परीक्षावाणी सीरीज़ का एक और चैप्टर ख़त्म होता है। अब सिर्फ 8 चैप्टर बचे हैं जो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। आप सभी को पता है मैंने इसमें एक चैप्टर छुड़वा रखा है जिसका नाम है जिला सीरीज़, क्योंकि परीक्षावाणी की जिला सीरीज़ ऐसे है जैसे आटे में नमक, तो उसको पढ़ने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं बोलूँगा कि दिमाग में उल्टा बहुत चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएगा। तो उसको जिला सीरीज़ को हम अलग लेके चलेंगे, इसमें नहीं करना है बिल्कुल भी। जिला सीरीज़ की मैं जो सीरीज़ लाऊंगा वो इतनी बेस्ट होगी, पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। एक एक जिला 10-10 पेज का है, आप सोच सकते हो किस लेवल की डिटेलिंग उसमें है, ठीक है। तो आप सभी लोग परीक्षावाणी अभी कंप्लीट करिए 15 फ़रवरी तक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हिंदी और जीके की एक सीरीज़ लेके शुरू करेंगे। अगर आप बोल दीजिएगा कि अगर आपको जीके नहीं चाहिए तो उसकी जगह हम मैथ्स शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़िए, आगे बढ़िए, और जल्दी मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।